Good morning, all of you. I'm audible, all. Good morning, all. Very good morning. Good morning, Janvi. Good morning, Rayli. Good morning, Astha. Good morning, Pradnya. Good morning, Nandini. Good morning, Sakshi. Good morning, Prasad. Good morning, Ganesh. Good morning, Tares. Very good morning to all of you. Okay, गैमेटोजेनेसिस हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं. क्या चीज? गैमेटोजेनेसिस. और गैमेटोजेनेसिस में लास्ट लेक्चर में हम लोगों का स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये कंप्लीट हो गया है. मींस अब तक के हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका हम लोग अभी तक के स्टडी कर चुके हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग देख लिए हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें ओवरी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये हम लोग जान लिए हैं. साथ ही साथ आज हम लोगों को oogenesis का जो प्रोसेस है ये समझना है. बट oogenesis की प्रोसेस को स्टार्ट करने के पहले एक बार अभी तक के हम लोगों का जो भी पार्ट हुआ है वो थोड़ा सा हम लोग क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो कुछ पोर्शन है जो अभी तक के हम लोगों ने जो स्टडी किए हैं उसको एक बार हम लोग जो है देख लेते हैं. ठीक है, एक एक पर्सन का एक एक पोर्शन जो है वो अच्छी तरह से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा. हेलो, डू यू वांट रिवीजन और नॉट? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से. इफ यस तो हम कंटिन्यू करेंगे, नो तो फिर कोई बात ही नहीं है. फिर तो रिस्पॉन्स करो बेटा जल्दी से. जस्ट वेट, मैं एक सेटिंग सेट कर लेता हूँ पहले. ओके, जस्ट वेट. हाँ, चलो, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स सभी का यही आया है कि अभी हम लोगों को एक बार रिवाइज करना है. रिवाइज में देखो अभी तक के जो भी देखा वो एक फास्ट रिकैप जो हम रिवीजन करेंगे. देखिए बेटा, आप लोगों को टेस्टिस को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था. तो टेस्टिस का यहाँ पर देखो, ये आपको एक पिक्चर्स दिखाई दे रहा है. ठीक है, टेस्टिस का ये जो आप लोगों को यहाँ पर जो पिक्चर्स दिख रही है, इस पिक्चर्स में बेटा फोकस करो कि ये देखो, ये हमारा जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये स्क्रोटम है. ठीक है, स्क्रोटल सैक, जहां पर इस तरह से ओवल शेप में एक स्ट्रक्चर आपको इनसाइड दिखाई दे रहा है, जहां पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं. इस लोब्यूल्स में ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये इस तरह से निकला हुआ पार्ट, ये क्या कहलाता है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल. याद आ रहा है? अब ये जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, आप इसको यहाँ से ऐसा कट करोगे. कट करने के बाद जब आप वहां पे देखोगे तो आपको इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है. दिख रहा है? जहां पे सराउंडेड में आपको इस तरह से लेडिक सेल्स और उसके अंदर आपको स्पर्मेटोगोनियम सेल्स और साथ ही साथ सेरोटोनिन सेल्स दिखाई देती है. तो ये देखिए बेटा, इस सेक्शंस के हम इतना पोर्शन जो होता है ये वाला पार्ट. ओके, कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए हम लोग. ये जो पोर्शन आप जो देख रहे हो, तो इसका आप सिर्फ इतना सेक्शन जो है इसको आप यहाँ पर देख रहे हो. इस सेक्शन में देखो, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ये वाली, जो क्या कहलाएगा, ये आउटर फाइबरस लेयर होती है. उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जस्ट इनर साइड ये वाला पार्ट जो कि क्या कहलाता है, स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया में कल हम लोगों ने देखे थे क्या हुआ था, माइटोसिस एंड मियोसिस. जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्रोडक्शन हुआ. फिर इसके बाद स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, जिससे इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ. स्पर्म बोलते हैं जिसे. ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स जिसने एंड्रोजन का प्रोडक्शन किया था. सेटोली सेल्स जिसे सस्टेंटेकुलर सेल्स भी कहते हैं. ठीक है, जो इनिबिन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रेशन करता है. याद आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है टेस्टिस का. ठीक, तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ. ये लोब्यूल्स है, जहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल. फिर ये सारे लोब्यूल से जो स्पर्म कलेक्ट होते हैं वो जाते हैं रेटे टेस्टिस में.
फिर यहाँ से वासा इफ्रेंसिया जो होता है, इफ्रेंस डक्ट यहाँ पर जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद फाइनली ये आगे पहुंचता है हेड ऑफ इपिडिडाइमिस पे। हेड ऑफ इपिडिडाइमिस के बाद फिर इसमें देखो ये इपिडिडाइमिस के एक्चुअली 3 रीजन होते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाला पार्ट जो है एक्सप्लेन नहीं किया। बट आप लोगों को ये याद रखना है कि इसके जनरली 3 रीजन होते हैं। 3 रीजन कौन कौन से होते हैं? 3 रीजन में देखो हेड ऑफ इपिडिडाइमिस जो होता है, ठीक है, क्या चीज, हेड ऑफ इपिडिडाइमिस जो है मींस इपिडिडाइमिस जिसमें हेड, एक आता है बॉडी, और थर्ड जिसे कहते हैं टेल, जिसके लिए टर्म यूज होता है बेटा कैपुट, कॉडा और कार्पस। ऐसे 3 टर्म होते हैं, क्या क्या, कैपुट, कॉडा एंड कार्पस। अब हमारे एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं किया। तो देखो ये वाला पार्ट हेड ऑफ इपिडिडाइमिस हो गया, ये वाला पार्ट बॉडी हो जाएगा, और इधर का लास्ट पोर्शन टेल हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म स्टोर्ड होता है, मेच्योर होता है, मोटिलिटी उसकी इंक्रीज होती है। देन वासा डिफरेंस से स्पर्म जो है फाइनली इस तरह से क्या होगा, आगे पास हो जाएगा, समझे। इसी पार्ट को अगेन इको डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक टेस्टिस, जिसमें एक्चुअली स्पर्म का प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के साथ फाइनली स्पर्म का ट्रांसपोर्ट। तो ये देखो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, ये आपस में ये सारी डक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये अलग अलग जो डक्ट आपको यहाँ पर जो दिख रही है, तो ऑल डक्ट से क्या होगा, स्पर्म जो है कलेक्ट होगा। तो ये वाला कॉमन ये सारा कलेक्शन जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, जिसे क्या कहते हैं, रेटेटेस्टिस। फिर ये रेटेटेस्टिस से ये सारी ये डक्ट यहाँ से ऐसे निकली, ये इफ्रेंसिया, ये आप आगे जाके कनेक्ट होता है इपिडिडाइमिस से, और ये आगे जाके कनेक्ट होता है डक्टस डिफरेंस से। ओके, क्लियर हो रहा है। अब देखो जो यहाँ पर स्पर्म का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके जस्ट साइड में ये वाला एक बड़ा सा जो आप सेल्स जो देख रहे हो, ये है सेर्टोली सेल्स। क्या है ये सेर्टोली सेल्स है। तो स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना। स्पर्मेटेड जो पहले जो फॉर्म होता है वो ऐसा राउंडेड होता है, इसलिए इसको इमेच्योर कहते हैं। अब ये राउंडेड जो है, ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर ये कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। कंप्लीट इवेंट जो है ये वाला, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। बट ये इतना जो पार्ट है, जो राउंडेड स्पर्मेटिड को इलोंगेटेड स्पर्मेटिड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ये वाला, इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसे क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है, इसे कहते हैं क्या चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये वाला जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का ही एक प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस है, दोनों अलग अलग नहीं है, नहीं तो आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो, गड़बड़ नहीं करना। फिर हमने क्या देखे थे, हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। तो हाइपोथैलेमस जो कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा। जैसे इधर स्टिमुलेशन गया, तो यहाँ से एफएसएच और एलएच सीक्रेट होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल को और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेटोली सेल्स को एक्टिवेट करता है या स्टिमुलेट करता है। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, और ये लेडिक सेल्स कहां पर प्रेजेंट है, टेस्टिस के बाहर। तो टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस हुआ ये अब अंदर जाएगा, ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। सेटोली सेल्स जो है और टेस्टोस्टेरोन दोनों भी मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। कैसे करते हैं, तो सेटोली सेल्स सीक्रेट करता है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, याद आ रहा है। तो ये टेस्टिस है, यहाँ पे काम कर रहा है। सेटोली सेल्स अगेन एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, हार्मोन, जिसे कहते हैं इनिबिन। और इनिबिन का रोल क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। नेगेटिव फीडबैक मींस जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, यदि अभी नीड नहीं है हमें स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो उस टाइम पे इनिबिन जो है अपने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को रोक देगा। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन के 2 काम है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, और साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी प्रमोट करता है। जैसे हमारा प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होता है, ठीक है, या फिर हमारा जो बियर्ड है, ठीक है, दाढ़ी मूछ जो हम कहते हैं, ठीक। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट होता है, ये टेस्टोस्टेरोन का रोल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वाइज जो है वो जो चेंज होती है। लेकिन यदि टेस्टोस्टेरोन का जितना सीक्रेशन चाहिए, आपको याद है हम लोगों ने हार्मोनल मैकेनिज्म्स में एक चीज पढ़े थे कि हमारे बॉडी में जितना नीड होता है उतना ही हार्मोन सीक्रेट होता है।
और उसके बाद उसका ही एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, मींस सिक्रेशन जितना चाहिए उतना होगा और उसके बाद फाइनली क्या होगा, वो जो सिक्रेशन है वो रुक जाता है, स्टॉप्ड हो जाता है। कैसे होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है और टेस्टोस्टेरोन पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस को क्या करता है, नेगेटिव मैसेज देता है, मींस अभी मुझे इस चीज का नीड नहीं है, तो अब आप एक काम करो, जीएनआरएच के सिक्रेशन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को रोक दो। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है ये क्या चीज, हार्मोनल मैकेनिज्म्स जो है होती है। ओके, क्या होता है यहाँ पे, इस तरह से ये जो है हार्मोनल मैकेनिज्म्स होता है। तो ये जो हार्मोनल मैकेनिज्म्स है, तो चलो एक काम करते हैं, एक रिकैप लेते हैं अभी तक के हम लोगों ने जो भी पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल बॉडी जो है, मीन्स एक साइड आपको मेल और एक साइड फीमेल जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मेल में XX क्रोमोसोम होता है, XX होता है क्या, नहीं, XY क्रोमोसोम होता है। फीमेल में जो है XX क्रोमोसोम होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पे गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होगा, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें, तो मेल जो है यहां से जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ओनली मेल में हम देखें तो X या फिर Y, दो टाइप के स्पर्म जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं, और फीमेल जो है ओनली एक ही गैमेट बनाएगा X टाइप का। अब ये जो X वाला स्पर्म या Y वाला स्पर्म इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड होता है कि न्यूबॉर्न बेबी जो है वो कौन सा आएगा। समझ गए। तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम स्टडी किए हैं, और अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं मेल गोनाड्स जो है जिसे टेस्टिस कहते हैं, जो स्पर्म X और Y दो टाइप के स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, बट फीमेल गैमेट जो है ओनली ओवम जो कि X टाइप का ही होता है, ठीक है। जब X स्पर्म या Y स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, और इससे फॉर्म होता है जाइगोट। तो गैमेट जो कि हैप्लॉइड थे, यहाँ पे एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, मींस ये फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पर। तो थोड़ा सा पहले हम लोग टेस्टिस और ओवरी को थोड़ा सा और समझते हैं क्या होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें मेल गोनाड, ये हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यहाँ पर अभी क्या चीज स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। ऑफिस से कॉल क्यों आ रहा है, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे टेस्टिस जो है इसके दो काम है, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा मेल गैमेट का प्रोडक्शन करना, और हार्मोनल कंट्रोल में भी इन्वॉल्व होता है, मींस टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन। ये टेस्टिस का रोल है, ये हम लोगों ने अभी इसके पहले के लेक्चर्स में देखे बेटा। आज के लेक्चर में बेटा कंप्लीट अब तक जो पढ़े उसका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है, इसलिए 100% फोकस करो। हेलो, एनिमेटेड स्लाइड दिखाई दे रही है आप लोगों को, ड्राइंग दिखाई दे रहा है? हेलो, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो? एवरीथिंग इज क्लियर अभी तक के जो है डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर? हाँ, गुड। तो आज के लेक्चर में बेटा कंप्लीट अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा और एक एक पार्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। ओके। अच्छा, बाहर का हॉर्न का साउंड परेशान तो नहीं कर रहा है आपको? यदि कर रहा है तो मुझे कुछ एक्टिविटी यहाँ पे करना पड़ेगा। नहीं कर रहा ना, कंटिन्यू करें फिर। हाँ, तो देखिए यहाँ पर अब टेस्टिस जो है, तो टेस्टिस में स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो इपिडिडाइमिस और डक्टस डिफरेंस जो है यहाँ से क्या हुआ, बाहर निकल गया, निकल गया बाहर। अब यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल और जो डक्टस डिफरेंस है जो कॉमन एक इजाकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है, सेमाइनल वेसिकल्स का फ्लूइड जो होता है सीमेन, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके जस्ट नीचे बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड होती है। नंबर में कितने होते हैं याद रखना है हमें, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड ओनली वन होता है, और लास्ट में पेनिस, और यहां से इस तरह से स्पर्म, सीमेन और यूरिन का जो कॉमन पासेस है, ये हमारा यूरेथ्रा, जहां से क्या होता है ये बाहर निकल जाता है। तो ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको भी थोड़ा सा हम एक एक पार्ट देखने वाले आज, कौन कौन सा पार्ट कहाँ पे कैसा क्या आ रहा है। ओवरी को भी हम समझ लेते थोड़ा सा, मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, ठीक है, यूटेरस, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, सर्विक्स एंड वेजाइना। तो ये देखिए ओवरी का भी रोल जो है, एक तो गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, मींस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। गैमेट्स मींस ओवा, एग का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन जो है ओवरी से सिक्रेट होता है। हार्मोनल कंट्रोल में हम लोगों ने ये देखी है, याद आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर एसेसरी जो
ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है क्या चीज, ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड, ये प्रेजेंट होती है। ओके चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पर और भी कुछ पार्ट जो है इसे स्टडी करते हैं और देखते हैं यहाँ पर, सॉरी। तो अभी देखिए, सबसे पहले यदि हम यहाँ पर देखें तो क्या चीज, ओवरी का स्ट्रक्चर हमें समझना है। ओविडक्ट, ओविडक्ट जो एक फेलोपियन ट्यूब 12 to 13 सेंटीमीटर जो लॉन्ग है, तो उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, कहां पर एक्चुअली फर्टिलाइजेशन हो रहा है, स्पर्म कैसे पहुंच रहा है, एग के साथ कैसे मीट कर रहा है, ये सारी चीजें जो है हम लोगों को यहाँ पर जो है ये देखना है और समझना है। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन जो यहाँ पे हम लोगों को देखना है, तो इसमें देखिए जैसे कि फर्स्ट ये है फिम्बरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, इधर का पार्ट जो है ये क्या है, यूटेरस हो गया। यहाँ पे मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम होता है, ये हम लोगों ने देखे थे। ये सर्विक्स है और ये लास्ट पोर्शन जो है वेजाइना। ठीक है, सर्विक्स का वहां पे जो ओपनिंग्स होती है जिसे बर्थ कैनल भी कहते हैं, सर्विकल कैनल। ओके, तो अभी देखिए, अब थोड़ा सा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं, कैसे यहाँ पे इसका रोल होता है, कैसे ये काम करता है। तो इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले ये इरेक्ट पेनिस जो है, ये हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। और स्पर्म जो है, क्योंकि देखिए पेनिस जब इरेक्ट रहता है उसी टाइम पे स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो इरेक्ट पेनिस जो होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इरेक्ट होगा। और टेस्टिस जहां से स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, वासा डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर से डिसेंड करते हुए टर्न होके आता है। ठीक है, और ये सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट होती है उससे ज्वाइन होता है, तो सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड और स्पर्म दोनों भी आपस में मिक्स होते हैं, तो एक कॉमन इजैकुलेटेड डक्ट से कनेक्ट होता है ये पेनिस। इफ यदि ये वेजाइना में यदि इंसर्टेड है, तो इंसर्टेड टाइम पे अब देखो इंसेमिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है ये हम देख रहे हैं। तो इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो है वेजाइनल ग्रिप जो होता है, जो पेनिस को प्रॉपर होल्ड करके रख रहा है, उसके अंदर साइड का पोर्शन सर्विक्स होता है। इधर साइड देखो ओवरी है, ओवरी से ओवम जो है फिम्बरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब ने क्या किया, पिकअप किया। पिकअप करने के बाद कहां पर पहुंचा, ये पिकअप करते ही फाइनली ये पहुंच गया कहां पे, एम्पुलरी रीजन तक के। ठीक है, कहां पहुंचा, एम्पुलरी रीजन तक के फाइनली ये पहुंच गया है। तो देखो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ टेस्टिस में, कहां पर, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में। ओवम का फॉर्मेशन हुआ कहां पर, ओवरी में। तो फिम्बरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब ने ओवम को पिकअप किया। यहाँ पे सिलिएटेड इपिथेलियम सेल्स होती है, और सिलिएटेड इपिथेलियम सेल्स की हेल्प से क्या हो रहा है, यहाँ पर ओवम जो है ये रिसीव होते हुए एम्पुलरी रीजन तक के पहुंच गया। एम्पुला क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे, पहुंच गया एम्पुलरी रीजन तक के, क्या चीज, ओवम। मतलब एक साइड से स्पर्म प्रोडक्शन हुआ, देन ये इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस से होते हुए वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस से होते हुए इजाकुलेटरी डक्ट, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होके पेनिस से होते हुए जो कॉमन पासेस है यूरेथ्रल एंड सीमेन, यहां से फाइनली सर्विक्स मींस वेजाइना के पास से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, एम्पुलरी रीजन तक के ये पहुंच गया है, समझे। और जैसे ही एम्पुलर रीजन पे स्पर्म और एग जो है आपस में मीट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट होता है क्या चीज, फर्टिलाइजेशन। तो अब हम फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है ये हम देख लेते हैं। क्या चीज, फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है ये कैसे होता है ये हम देखेंगे। ओके, तो अभी देखिए स्पर्म और ये एग जब आपस में मीट करते हैं, तो स्पर्म जो है यहाँ पे देखो एक रिएक्शन होता है। ठीक है, एक्रोजोमल रिएक्शन होता है जिसमें स्पर्म ओवम से फ्यूज होता है, मींस फर्टिलाइजेशन, फिर जायगोट बनेगा, सेल डिवाइड होती है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, और इस तरह से कंप्लीटली एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। देखो अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। तो देखो ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो होता है, और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर क्या चीज, स्पर्म जो है जैसे ही फाइनली जो है ड्यूरिंग द कॉइटस, ठीक है, ओवम तो इधर से रिलीज हो गया, ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन मींस ओवरी से जो फॉलिकल है जब रप्चर होते हैं तो ओवम को रिलीज कर दिया जाता है। ये कैसे होता है, इसका मैं 3D एनिमेशन आपको जो है इसके बाद समझाऊंगा, तो आपको उसमें भी डिस्प्ले करूंगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ओव्यूलेशन जो होता है हर एक मंथ में ओवरी से होता है। यदि स्पर्म और ओवम आपस में मीट नहीं करते हैं तो वहां पे पीरियड होता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉइटस यदि स्पर्म आया तो स्पर्म डायरेक्टली पहुंच गया कहां पर,
एम्पुलरी रीजन पे और एग यहां से पहुंचा, देन यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म हो गई। अब फर्टिलाइजेशन जैसे हुआ तो जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जायगोट का अब यहाँ पर होता है डेवलपमेंट। अब जायगोट का यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है तो स्पर्म जो होता है एग के साथ जैसे फ्यूज होता है, ओनली वन स्पर्म ही फ्यूज होता है। तो यहाँ पे देखो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, वो एक स्पर्म को लेते ही वो दूसरे स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। ओके, ये कैसे होता है आगे देखेंगे, सिर्फ ओवरव्यू समझा रहा हूं मैं। आज के इस एक लेक्चर में आपका बहुत सारा पार्ट जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल स्टेज बन जाती है, जैसे मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरूला। अब ये मोरूला कहाँ पे, एम्पुलरी रीजन पे बना और ये फाइनली यहाँ पे आ गया हमारे, ठीक है, कहाँ पे, इन्वर्टेड पेयर से स्ट्रक्चर क्या कहती है, जिसे सर्विक्स तक के पहुंच जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा, मींस यहाँ पे जर्मिनल लेयर का डेवलपमेंट होता है, इसके बाद फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन हो गया और फाइनली ये अटैच्ड हो जाता है। और इस फिनोमिना को इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इम्प्लांटेशन। यहाँ पे ब्लड का सप्लाई रीच रहता है। कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि बेबी कहाँ पे फॉर्म होता है, तो ये बेटा साइट है जहाँ से फिटस का डेवलपमेंट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होता है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो ट्रोपोब्लास्ट होंगी, ठीक है, अंदर इनर सेल मास रहता है, ठीक है। ये सारी चीज बेटा आगे चल के समझेंगी, सिर्फ आप एक कंसेप्ट समझो कि प्रोसेस एक्चुअली हो कैसे रही है। और एम्ब्रियो का यहाँ पर डेवलपमेंट जो है ये स्टार्ट हो गया एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। इसके बाद फिर क्या आता है बेटा, पार्टुरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। पार्टुरेशन मींस यहाँ पे देखो इसी टाइम पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनिबिन, ऐसे बहुत सारे हार्मोन कंटिन्यूअसली सीक्रेट होते रहते हैं, एचसीजी सीक्रेट होता है, ठीक है। और फाइनली जब कंप्लीटली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, फिटल डेवलपमेंट हो जाता है, तो जो बेबी का हेड होता है वो सर्विक्स को, ठीक है, प्रेशर देता है, जिसकी वजह से एक सिग्नल, सेंसरी सिग्नल मदर के ब्रेन तक के जाते हैं और वहां से ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। तो हेड जो है डायरेक्टली सर्विक्स के अगेंस्ट जब ऐसा क्या है धक्का देता है, तो मदर के ब्रेन से क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, जिससे बेबी इजीली फ्री होता है ताकि वो डायरेक्टली बाहर निकल जाए, जिसे चाइल्ड बर्थ कहते हैं। चाइल्ड बर्थ मीन्स, चाइल्ड बर्थ मीन्स क्या होगा, पार्टुरेशन, ठीक है। तो सर्विक्स से नर्व इंपल्स ब्रेन तक के पहुंचे, पिट्यूटरी ग्लैंड ने सीक्रेट किया ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन कहां पे पहुंचेगा, रिलीज होके डायरेक्टली यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है, ठीक है, जिससे पुशिंग होता है फिटस आउट फ्रॉम द मदर, ठीक है। 9 मंथ जो है फुल कंप्लीट ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर का ये पीरियड होता है। ये जो इवेंट है ये 3 ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मींस फर्स्ट 3 मंथ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ हो गया, ठीक। तो यहाँ पे भी देखिए मैकेनिज्म होती है, आगे चल के हम समझेंगे कैसा आता है। ये जो मैकेनिज्म है आगे चल के कैसा होता है ये भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है समझ में आ गया होगा। हेलो, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, पार्टुरेशन समझा ना बेटा, ओके। चलो, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब अगेन हम लोग यहाँ पर क्या चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखे थे, वो हम देखेंगे अभी। क्या देखेंगे अभी हम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का जो इवेंट है कैसे होता है ये देखेंगे। तो देखो बेटा, टेस्टिस, ये बैक पोर्शन हमारा जो रेक्टम है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, इधर एनस हो गया। उसके पीछे साइड में हम देखेंगे तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, ठीक है। इधर से जो है फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड ये आ रहा है, ये बैक पोर्शन बेटा हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। उसके सामने साइड ये जो हमारा सामने जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, दिखाई दे रहा है बेटा, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा जो कनेक्टेड है किससे, पेनिस से, ठीक है। अब ये जो हो गया क्या चीज है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये जो है यूरेटर जो कि यूरिन को लेके आया हुआ है, ओके। यूरिन आ गया, कहां से आया है यूरिन, किडनी से आया हुआ है। तो यूरिन जो है डायरेक्टली पेनिस जहां पे यूरेथ्रा से कनेक्टेड है, ये यहां से यूरिन पास होता है, ठीक है। ये इस तरह से, ये हमारे एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वो हम देख रहे हैं बेटा। 9 मंथ लगते बेटा अथर्व,
ओके, फिर इसके बाद देखिए अब टेस्टिस, ये वाला जो पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है टेस्टिस का, जो कि स्क्रोटल सैक है नीचे साइड में, ये सामने साइड में आप ये जो देख रहे हैं ये प्यूबिक सिम्पाइसिस है, जहां पे हमारे प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नीचे वाला पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है कौन सा, ये वाला पार्ट, ये स्क्रोटल सैक है, स्क्रोटल कैविटी, जहां पे ओवल से ऑर्गन हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसे क्या कहते हैं, टेस्टिस। और इसमें प्रेजेंट होता है क्या चीज, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पे क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। तो अब स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये आउटर मोस्ट पोर्शन स्क्रोटम, इपिडिडाइमिस, स्पर्म सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्म हुआ, इपिडिडाइमिस में स्टोर होता है, मैच्योरेशन यहाँ पर होता है इपिडिडाइमिस में ही। और इस तरह से वासा डिफरेंस जो है इससे होते हुए ये डक्टस डिफरेंस कहते हैं, जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए इस तरह से ये सेमिनल वेसिकल का जो डक्ट होता है उसके साथ ज्वाइन होता है, जो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट कहलाएगा। और इस तरह से कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट से क्या चीज, सेमिनल ग्लैंड का भी फ्लूइड होता है, जैसे सीमेन प्रोड्यूस हुआ, देन यहाँ से होते हुए बाहर सीमेन, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसका भी प्रोस्टेट फ्लूइड होता है। उसके नीचे कॉपस ग्लैंड, जहां जहां से स्पर्म होकर गुजरते जा रहा है उसके मॉडिफिकेशन में और उसके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग सब्सटेंस सीक्रेट होते जा रहे हैं बेटा। तो हर एक ग्लैंड के साथ उसका जो है कांटेक्ट होता है। और फाइनली वन टाइम इजैकुलेशन में 3 से लेके 5 ml के आसपास जो है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग्स जो होता है, ओरिफिस कहते हैं, जैसे ओपनिंग में ओरिफिस, यहां से सीमेन जो है ये बाहर निकल जाता है। 200 to 300 मिलियन जो है स्पर्म इसमें प्रेजेंट होंगे। ओके, ठीक है बेटा, इतना पार्ट समझा? नहीं बेटा, कोई स्फिंक्टर्स मसल्स का रोल नहीं है यहाँ पर स्पर्म के पास होने के लिए, क्योंकि पेनिस इरेक्ट रहेगा उसी टाइम पे स्पर्म पास होता है, और जब पेनिस इरेक्ट रहता है उस टाइम पे यूरिन का फ्लो जो है वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ओके, हाँ, तो देखिए अभी यहाँ पर ये जो पार्ट हम लोगों ने देखे, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन जो है, अब हम समझेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे। तो देखो ये टेस्टिस गोनाड में जो लोकेटेड है, और टेस्टिस जो कि स्क्रोटल सैक में जो प्रेजेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हम समझेंगे। 72 डेज का टाइम लगता है बेटा चैताली। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे ये स्क्रोटम, ये टेस्टिस, यहाँ पे इस तरह से आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देख रहे हैं, जिसमें कॉइल डक्ट आपको दिखाई दे रही है। और ये जो कॉइल डक्ट है जिसे क्या कहते हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, इस डक्ट को कट करेंगे तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले मैंने एक पिक्चर्स की हेल्प से आपको समझाया हूँ। ऐसे अलग अलग लोब्यूल्स है जिसके बीच में सेप्टा होता है बेटा, तभी तो हम उसको 1 2 3 लोब्यूल्स ऐसे हम देखेंगे। उसके बाद क्या आता है, रेटेटेस्टिस, जो कि स्पर्म को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद क्या आएगा, डक्टस इफ्रेंस, फिर एपिडिडाइमिस, ठीक है, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, यहां से होते हुए टेल ऑफ एपिडिडाइमिस तक के क्या है, स्पर्म पहुंचेगा, पहुंच गया। देन वासा डिफरेंस से होते हुए कहां पहुंचा ये जो है ये क्या है, डक्टस डिफरेंस। देन फाइनली जो स्पर्म है, देखो यहाँ पे ब्लड सप्लाई का भी कनेक्शन होता है, लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो सिक्रेट होगा वो उस ब्लड की हेल्प से हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का एक रोल होता है बेटा, ये हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है टेस्टोस्टेरोन। ओके, और स्पर्म का प्रोडक्शन बेटा कंप्लीट लाइफ में होते रहता है, बट एग का प्रोडक्शन अप टू 50 ईयर एज तब तक के ही होता है, उसके बाद oogenesis का प्रोसेस जो बंद हो जाता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअसली होते रहता है। देखो बेटा अभी एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगेन ध्यान दो, हम एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर समझ रहे हैं, कौन सा, ये एक सिंगल सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके सेक्शंस को जो हम कट करते हैं, तो कट करने के बाद हमको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। ओके, कट करने के बाद देखिए हमने यहाँ पर देखे, तो ये देखो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है, ठीक है,
ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर साइड सेटोली सेल्स और बाहर साइड क्या होता है, लेडिक सेल्स होता है। तो इधर से आपको ये जो सेल्स दिखाई दे रही है क्या हो गई, लेडिक सेल्स हो गई। ओके, जो क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, जो एंड्रोजन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं इसका प्रोडक्शन करता है। किसके हेल्प से एक्टिवेट होता है ये, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हेल्प से। ये ब्लड सप्लाई है, क्योंकि इसी ब्लड की हेल्प से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहां तक पहुंचेगा। ओके, कैपिलरी है ये, कैपिलरी की हेल्प से ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस टेस्टिकुलर सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ये बीच में सेल्स होती है, एक स्पर्मेटोगोनियम और एक सेटोलिनी सेल्स, और ये अंदर ल्यूमेन है। ठीक है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का ल्यूमेन। तो ये नर्व सेल्स है, इट इज आल्सो नोन एज सेटोली सेल्स। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेटा, नरिशमेंट है ना। नर्स जो होती छोटे बच्चे को देखभाल करती ना, खाना पीना देती, तो इसलिए इसका नाम नर्व सेल्स रखा हुआ है। ओके, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है बेटा, ये स्पर्मेटोगोनियम सेल, जिसे स्टेम सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं स्टेम सेल। ओके, प्रहलाद क्लास में है क्या बेटा आज? प्रहलाद बहुत दिनों से गायब है, वो बहुत एक्साइटेड था ये वाले चैप्टर को लेकर के, अभी जब स्टार्ट किया था भाई नहीं वो। ओके हाँ, देखिए स्पर्मेटोगोनियम सेल, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, देन क्या है स्पर्मेटोगोनियम, देन फाइनली स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, और लास्ट में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर ये स्पर्म जब फॉर्म हो जाते हैं तो वो किसके साथ, तबीयत अच्छी नहीं है क्या, ठीक है उसे बोलना सर ने याद किए है। हाँ, और इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखो ये प्रोसेस कैसे हो रही है बेटा, इस प्रोसेस को मैं समझाता हूँ आपको। एक छोटा सा पार्ट जो है स्पर्मेटोजोआ को कैसे इसका फॉर्मेशन होता है ये हम देखेंगे। पहले ये इमेच्योर रहता है, देन स्पर्मियोजेनेसिस, और इपिडिडाइमिस पे जब पहुंचता है तो ये क्या है, ये मैच्योरेशन होता है। इस प्रोसेस को यहाँ पे इतना पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इस सेक्शंस को हम देखेंगे कि ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है। स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ये सारे इवेंट कैसे होते हैं ये हम समझेंगे। ठीक है, देन ग्रोथ होता है, और ये जब ग्रोथ होता है तो ये जो है इस तरह से हमारा डक्ट है बेटा, ये रेटेटेस्टिस, इपिडिडाइमिस, वहां से स्पर्म जो है वहां से डिफरेंस से होते हुए डायरेक्टली क्या होगा, आगे पास हो जाता है। ओके चलो, स्पर्मेटोजेनेसिस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसमें हार्मोनल मैकेनिज्म्स का रूल क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम देखेंगे। इतना सेक्शन जो है, एक सेक्शन, इतने सेक्शंस में हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है ये कैसे होगा। तो आप सोचिए, इतने सेक्शन में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कितने सारे स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं। ये ऐसा एक सिंगल छोटा सा जो पार्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, वहां हम देख रहे हैं। तो सोचो 300 मिलियन स्पर्म जो टेस्टिस में जहां पे प्रोडक्शन होगा तो कैसे होगा, तो तब जाके तो होगा ना। तो यहां पर हम एक जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, इस इवेंट को इतने से पार्ट में कैसे होता है ये हम समझेंगे। ठीक है बेटा, तो ये अंदर का पोर्शन ल्यूमेन हो गया, और ये बाहर का जो पोर्शन हो गया ये वाला पार्ट, ये जो हमारा ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है ये वाली है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर हमने देखे बाहर साइड क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स जिसे लेडिक सेल्स कहते हैं, अंदर नर्व सेल्स, और साथ ही साथ स्पर्मेटोगोनियम है। ये ब्लड कैपिलरीज है, इस ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स की हेल्प से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बाहर और अंदर दोनों जगह फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएंगे। ठीक है, हार्मोन वाला रोल हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है ये देखो। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है जो कि डिप्लॉयड होती है, स्टेम सेल्स जिसे हम कहते हैं। ये बेटा जैसे हमने प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखे ना, जो कंटिन्यू डिवाइड होते रहती है, ये हमारे बॉडी में ये भी एक बेटा एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, जिसमें हमेशा डिवीजन जो है देखने को मिलता है। तो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो है, क्या चीज, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड हुआ, याद आ रहा है डिवीजन, कौन सा डिवीजन होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा। कौन सा डिवीजन हुआ यहाँ पर, ये डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, याद आया, रिस्पॉन्स करो जल्दी से, मियोसिस हुआ या माइटोसिस हुआ, मियोसिस हुआ या माइटोसिस हुआ। कुछ लोग मियोसिस बोल रहे हैं, कुछ लोग माइटोसिस बोल रहे हो, बोल गए लगता है आप लोग।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ है, माइटोसिस होगा, देन यहां पर मियोसिस होगा, तो इससे 2 सेल्स बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, यहां पे मियोसिस 1 हुआ, देन मियोसिस 2 जिससे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा, देन स्पर्मियोजेनेसिस होगा उसके बाद। ओके, जितने लोग मियोसिस बोले बेटा रिवाइज करो अच्छे से। ये स्पर्मेटिड फॉर्म हो गया जो इमेच्योर है, देन ये स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन हुआ, देन स्पर्मिएशन, अभी ये अटैच्ड रहेंगे, ये देखो राउंडेड है, जब स्पर्मिएशन होगा तो इलोंगेटेड हो जाएगा। ओके बेटा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कंप्लीट अब तक जो पढ़े ना सारा कुछ आपके लिए अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और जिसने आज का लेक्चर मिस किया वो तो गया। अब देखिए यहां पर स्पर्मियोजेनेसिस, जैसे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ स्पर्मियोजेनेसिस होगा, फिर ये जो है ये यहां से डायरेक्टली मूव करके कहां पहुंच जाएगा, ल्यूमेन में। ये इलोंगेटेड स्पर्मेटोजोआ जिसे स्पर्म कहते हैं, ये कैसा रहेगा, इमेच्योर। मैच्योरेशन कहां पर होता है, इपिडिडाइमिस में, तो ये यहाँ पे ये ल्यूमेन में हो गया मैच्योर। अब यहां से ये आगे बढ़ेगा, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था इसका हेड जो अंदर घुसा रहता है, ऐसा कहाँ घुसा रहता है, नर्व सेल्स में, जो न्यूट्रिशन लेता है, और ऐसा पकड़ पकड़ के खींच के ऐसा बाहर आ जाता है। तो ये नर्व सेल्स है जो क्या कर रहा है, स्पर्मेटिड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट कर रहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का प्रोडक्शन भी उसी की हेल्प से हो रहा है कि नहीं। तो हार्मोनल मैकेनिज्म्स कैसे होती है ये भी तो हम लोगों को समझना है। ओके, हार्मोनल मैकेनिज्म्स कैसे होती है ये भी हम लोगों को यहाँ पे जानना है, ठीक है बेटा। हेलो, हाँ, तो अब स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो गया, वो ट्रांसपोर्ट कहाँ और कैसे हो रहा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। एक एक पार्ट बेटा आज के इस लेक्चर में हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो ये यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरेथ्रा, उसके बाद फिर क्या होगा, यूरिन आया किडनी से, ठीक है, यूरिन आया किडनी से, उसी यूरेथ्रा से पेनिस से होते यूरिन पास हुआ। यहाँ पे स्पिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़े हम लोगों ने बेटा, याद नहीं होगा तो एक बार रिवाइज करके आओ, लेक्चर अवेलेबल है बेटा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब पे जो मैंने पढ़ाया था। ओके, ये जो आप देख रहे हो टेस्टिस है, ओके, टेस्टिस जहां पे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल एंड एपिडिडाइमिस स्पर्म प्रोडक्शन हुआ, रेटिटेस्टिस एपिडिडाइमिस से होते हुए वहां से डिफरेंस यहाँ से बाहर आएगा, तो ये देखो ये यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा। ओके, तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या हुआ, स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, इमेच्योर स्पर्म बने, देन एपिडिडाइमिस में क्या हुआ, इसका मैच्योरेशन हुआ, मैच्योरेशन होने के बाद मोटाइल भी यहीं पे होते हैं और यहां से आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां से क्या होगा, यहां से ये आगे बढ़ेगा, तो स्पर्म जो है इपिडिडाइमिस में क्या होता है, टेम्परली स्टोर्ड होता है। स्पर्म का जो प्रोटेक्शन जो होता है इपिडिडाइमिस में होता है, मैच्योरेशन भी जो होता है यहीं पे होता है, कुछ डैमेज स्पर्मेटो जो है उसका रिसाइकलिंग भी जो है यहीं पर होता है, ठीक है। फिर डक्टस डिफरेंस जिसे वासा डिफरेंसिया कहते हैं, यहां से क्या चीज, वासा डिफरेंशिया टेल ऑफ एपिडिडाइमिस से कनेक्ट रहता है बेटा, ये क्वेश्चन आता है। और हेड ऑफ एपिडिडाइमिस रेटिटेस्टिस साइड मींस वासा डिफरेंशिया से कनेक्ट होता है, ये याद रखना बेटा। तो यहां से स्पर्म जो है डक्टस डिफरेंस में भी स्टोर होते हैं और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म। इसके बाद फिर क्या होगा, ये देखो यहां से ये कहां पहुंचा, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे साइड से आ रहा है बेटा, और ये इधर साइड में आप जो देख रहे हो, आपको जो दिखाई दे रहा है वहां पे क्या दिख रहा है, एसेसरी ग्लैंड दिखाई दे रही है, कौन सी, सेमाइनल वेसिकल्स, उसका डक्ट और वासा डिफरेंशिया का डक्ट आपस में ज्वाइन होकर कॉमन डक्ट बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। हो गया, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। तो ये जो इजाकुलेटरी डक्ट जो है क्या करेगा अभी,
सिक्रेट करता है सेमाइनल फ्लूइड, जो कि 60% वॉल्यूम सीमेन का उसमें सेमाइनल ग्लैंड का सब्सटेंस होता है, जहां पे फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फाइब्रिनोजन ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 60% सीमेन जो वॉल्यूम है, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फ्रक्टोज यहां पर प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आएगा बताइए? अब सीमेन आगे पास हो रहा है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ कांटेक्ट में आएगा। सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड जिसमें 30% पोर्शन प्रोस्टेट फ्लूइड होता है, जिसमें कैल्शियम आयन होता है, फॉस्फेट आयन होता है। ठीक है, तो एक मस्कुलर राउंडेड ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो प्रोस्टेट फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, और सीमेन के 100% में 30% वॉल्यूम जो होता है वो प्रोस्टेट फ्लूइड होता है बेटा। और इसके बाद एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड सीक्रेट होता है, वो कहां से होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इट इज आल्सो नोन एज कॉर्पस ग्लैंड। ये भी पेयर्ड ऑफ कॉर्पस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। 10% सब्सटेंस जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और ये फीमेल में भी हमने देखे थे, वाजाइना के सराउंडेड। ओके, तो ये हेल्प करता है किस चीज में? ये म्यूकस सीक्रेट करता है जो ल्यूब्रिकेटिंग में हेल्प करता है। यूरिनरी जो एसिडिटी जो होती है, क्योंकि यूरिन जब पास हो रहा था एसिडिक मीडियम था ना उसका, तो वो एसिडिटी की वजह से हमारा जो पेनिस का जो यूरेथ्रा है या फिर स्पर्म, दोनों को भी हार्म हो सकता है। तो उसके लिए ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड जो है सीक्रेट करना जरूरी है, म्यूकस सीक्रेट करना जरूरी है। तो इस तरह से स्पर्म आए सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, डक्टस डिफरेंस से, इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए फाइनली यूरेथ्रा से होते हुए ये बाहर 3 से 4 ml सीमेन जो है, एक बार 3 to 5 ml सीमेन जो है सिंगल इजैकुलेशन जो है उसमें रिलीज होता है। ठीक है, ज्यादा बना तो 2 to 5। ओके, जिसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, हेड ऑफ स्पर्म क्या होता है? एक्रोजोम। एक्रोजोम में कौन सा लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है? कौन सा? हाइलुरोनिडेज एंजाइम, जोनालाइसिन। ठीक है, ऐसे डिफरेंट। हो गया क्लियर? तो ये वाला जो पार्ट अभी हम लोगों ने जो स्टडी किए, हाँ बेटा सुहानी, गुड, बार्थोलिन ग्लैंड। तो ये वाला जो पोर्शन अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए, ये क्या हो गया हमारा? ये वाला पार्ट ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद अगेन हमें अब हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है ये देखना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट ओवरव्यू आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें रेगुलेशन जो होता है हार्मोनल रेगुलेशन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो देखो ये आपको हाइपोथैलेमस दिख रहा है ऊपर, उसके बाद फिर अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियल एंड पोस्टीरियर लोब। अभी हम एंटीरियल पिट्यूटरी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियल का फिलहाल कोई रोल नहीं है। ऑक्सीटोसिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखेंगे, जो कि एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। बट ये कैसे होगा? सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होगा। ये देखो हमने हाइपोसियल पोर्टल सिस्टम पढ़े थे, याद है? जो हाइपोथैलेमस से ब्लड सप्लाई जो होता है, पोर्टल ब्लड जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका हार्मोनल वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा और ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो GnRH क्या कहते हैं इसे? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट हुआ कहां पे? एंटीरियल पिट्यूटरी को, देन स्टिमुलेट किया, देन यहां से क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे क्या कहते हैं? FSH। तो LH और FSH का यहां पर क्या होगा? सिक्रेशन होगा। हो गया सिक्रेट। सिक्रेट होने के बाद फाइनली अभी ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स की हेल्प से, ब्लड कैपिलरी की हेल्प से कहां पहुंचेगा? टेस्टिस के पास पहुंचेगा। ये टेस्टिस है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेटोली सेल्स, लेडिक सेल्स पहुंचा। अब देखो ये वहां पे पहुंच के करता क्या है और कैसे ये पहुंचता है और क्या मैकेनिज्म होता है। तो देखो ये ऐसे ब्लड सप्लाई है बेटा, ये इनग्युलर कैनॉल हमने देखे थे, याद है? यहां से अंदर आया, ये देखो डक्टस डिफरेंस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है ऐसे, और अंदर टेस्टिस के साथ अंदर साइड रहता है। तो देखो ये जो हमारा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहां पर कैसे गया और इसका रोल क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये वहां पर जाकर के।
ये हम देखेंगे अभी। हेलो, समझ रहा है ना बेटा? चलो, तो वो देखो हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर बीच में इंटेस्टिशियल सेल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स का सप्लाई है। ये इंटेस्टिशियल सेल्स के पास गया, उसके अंदर हमारे सेटोली सेल्स होती है, नर्व सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेस्टिकुलर स्पेस होता है, इंटेस्टिशियल स्पेस कहते हैं जिसे। ठीक है, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा हम अंदर, जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल वाला जो पोर्शन होता है ना, उसे समझ रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहां पर देखिए सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल इधर साइड में है, इसके बाहर का पार्ट ये कैपिलरी, जिससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इधर साइड में जो होता है लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये क्या करेगा, एफएसएच को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो अब देखो ये लेडिक सेल्स और इंटेस्टिशियल सेल्स दिख रहा है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या दिख रहा है, सेटोली सेल्स दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है। तो अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये कैसे होगी, तो देखिए बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों का रोल क्या है। ठीक है, इनसाइड ल्यूमेन है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होगा वो कहां पर होगा, वो यहां पर होगा। ठीक है, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, क्या चीज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स को क्या किया, इसने स्टिमुलेट किया। लेडिक सेल जैसे स्टिमुलेट होता है ये सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरॉन। इसके दो रोल है, ये एक तो सेटोली सेल्स को एक्टिवेट करेगा, या फिर ये देखो बाहर से ये अंदर चला जाएगा सेटोली सेल्स के पास। और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, जैसे लिबिडो कहते हैं जिसे, जैसे सेक्सुअल डिजायर हो गया, हमारा बोन और मसल्स का जो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है, जो एसेसरी डक्ट है, इसके डेवलपमेंट, ये सभी में इन्वॉल्व होता है। तो मेंटेन करता है क्या चीज, लिबिडो। लिबिडो मीन सेक्सुअल डिजायर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। बोन के जो और मसल्स की जो ग्रोथ होती है इसमें भी इन्वॉल्व होता है। आरबीसी प्रोडक्शन जो होता है इसमें किसका, टेस्टोस्टेरोन का रोल देख रहे हैं हम लोग बेटा। ठीक है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डेवलप करता है, मेंटेन करता है जो एसेसरी ग्लैंड है, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, डक्टस डिफरेंस, ये सारी चीजें जो है उसको भी क्या है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसका प्रॉपर वैसे फंक्शनिंग जो है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है, समझे। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन लिमिट से ज्यादा हो गया तो ये अपने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को रोक देता है। ठीक है, बोलता है कि भैया मुझे नहीं चाहिए, अब रुक जाओ। इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कब होगा ये, जब इंक्रीज होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को रोक देता है ये, भैया अभी नहीं चाहिए, रोक दो। क्या कहलाएगा ये, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाएगा, समझ गए। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो हमने देखे बेटा टेस्टोस्टेरोन का रोल कहां कहां पे क्या क्या हो रहा है, समझ गए। अब ये देखो और भी ज्यादा यदि सिक्रेशन हुआ तो डायरेक्टली जीएनआरएच को भी ये क्या करता है, सिक्रेशन को रोक देता है। तो जीएनआरएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन यदि नहीं होगा तो ना तो एफएसएच और ना ही एलएच। यदि जीएनआरएच नहीं आया तो एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी देखो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का नीड नहीं था क्योंकि जितना चाहिए था वो आ गया, लेकिन अभी एफएसएच सिक्रेट हो रहा है। तो एफएसएच क्या करता है, ये पॉजिटिव इफेक्ट स्टिमुलेट करता है। इसका टारगेट सेल्स कौन सा है, सेटोली सेल्स। ठीक है, टारगेट सेल जो है सेटोली सेल्स जो सिक्रेट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो सेटोली सेल्स ने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज किया और ये इस एंड्रोजन से मींस टेस्टोस्टेरोन के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। और साथ ही साथ ये इनहिबिन का भी सिक्रेशन करता है। तो अभी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है इस टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करेगा, देन यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। मींस ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस हमने जो देखे वो होगा जिससे स्पर्मेटो जो होगा फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है ये, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। ठीक है, इस तरह से इलोंगेटेड स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, अब हमें फिलहाल स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रोकना है। तो उस टाइम पे ये जो सेटोली सेल्स है ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे इनहिबिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन से बाइंड करता है, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं जिसे। देन ये क्या है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ
बाइंड करके वहां पे स्टिमुलेट करता है स्पर्म के प्रोडक्शन को। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब यदि हमें स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं करना है, इसका नीड नहीं है, तो क्या होगा? इनिबिन सिक्रेट हो जाएगा। और इनिबिन क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स जो है, क्या चीज? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं चाहिए भैया, रोक दो सिक्रेशन को। तो सिक्रेशन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, अब क्या होगा? इनिबिट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्या चीज? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपका एक एक पार्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नहीं बेटा, 2 to 5 ml के आसपास ही रहता, उससे ज्यादा नहीं रहता। ओके, क्लियर है सारी चीजें? वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर, टाइम है अभी हमारे पास 20 मिनट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी करना है अब हम लोगों को। क्या चीज? अब हम लोगों को यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मीन्स टेस्टिस तो हमने स्टडी कर लिए, अब हम ओवरी oogenesis का जो प्रोसेस है ये कैसे होता है, कहाँ पे होता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम देखेंगे। ओके, हाँ क्वेश्चन है किसी के कुछ तो पूछ सकते हैं। 9 मंथ के पहले यदि हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता बेटा, 7 मंथ में भी डिलीवरी हो रही है आजकल तो, इंक्यूबेटर में बेबी को रखा जा सकता है। उसके पहले इमेच्योर रहेगा बेटा। हाँ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट टेस्टोस्टेरोन से ही होता है। हाँ, 8 मंथ तो रिस्की रहेगा बेटा। हाँ, टेस्ट टू बेबी में भी तो होता है, वो एक अलग प्रोसेस पढ़ेंगे, अब सारी चीजें पढ़ेंगे। 8 मंथ में भी हो जाता है बेटा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। आज देखिए हमारा मेडिकल प्रैक्टिस साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि हर कंडीशन में बहुत सारी चीज पॉसिबल है। ओके, बेटा ये डिपेंड करता है डेवलपिंग कंडीशंस पर। ऐसा नहीं है कि मेच्योर ही रहता है, मेच्योर भी होता है 7 मंथ में। और किसी के कुछ क्वेश्चन है? यदि हो तो पूछिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। बेटा इमेच्योर जो होता है, वो इमेच्योर का टर्म जो हम ये ऐसे स्पेशली किसी एक सिंगल ऑर्गन को लेके नहीं कह सकते बेटा, वो तो डिपेंड करता है ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे हुआ है, कौन से सेल में कब कितना डेवलपमेंट हुआ और नहीं हुआ है।
कुछ भी हो सकता है, हैंडीकैप्ड हो सकता है, कोई ऑर्गन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कोई बॉडी का सेल्स जो है, लिम्स का डेवलपमेंट, किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो सकता है। बेटा ये टाइम फिक्स नहीं है, वो हार्मोनल और मेटाबॉलिक कंडीशन जो है उस पर डिपेंड करता है कि 9 मंथ 9 डेज ही लगेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, यदि मान लो बेबी ने, फिटस ने डायरेक्टली सर्वेक्स को पुश किया तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ऑक्सीटोसिन सिक्रेट हुआ तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्पर्म का सिंथेसिस 72 टू 74 डेज लगते हैं। ओके, चले आगे। ओके, तो oogenesis देखेंगे अभी हम लोग, और oogenesis का जो प्रोसेस है जो कि कहां पर हो रहा है, ओवरी में हो रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो स्टडी की है, क्या चीज, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टडी की है, इसमें एक चीज तो हमने देख ली है। क्या देख ली हम लोगों ने अभी तक के? अभी तक के हम लोगों ने देखे कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो पर्टिकुलर, जैसे कि आफ्टर द प्यूबर्टी, एज ऑफ 13 या 14 ईयर का जब बच्चा, मतलब जब उसका मैच्योरेशन होता है, ठीक है, चाइल्डहुड जब एडल्टहुड में जब ट्रांजिशन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। बट फीमेल में oogenesis का प्रोसेस जो है, यदि हम देखें, क्या चीज, फीमेल में oogenesis का जो प्रोसेस होता है, ये बर्थ से, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, तब से ही ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उगोनियम जो होता है, ठीक है, क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, बर्थ टाइम से ही। तो पहले तो oogenesis का डेफिनेशन क्या है, तो फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले हम लोग, एक मिनट, क्या चीज, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम जो होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। एक मिनट जरा, यहाँ पे मेरा वीडियो सामने आ रहा है, राइटिंग करने में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, इसे साइड कर देता हूँ पहले। हाँ, तो oogenesis मीन्स क्या हो गया बेटा, oogenesis जिसमें फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। और oogenesis जो है ये इनिशिएट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही, तब मिलियन ऑफ एग मदर सेल, जिसे हम उगोनिया कहते हैं, ये फॉर्म हो जाते हैं विद इन द ओवरी। ठीक है, ये जो oogenesis की जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है, किस टाइम से स्टार्ट हो गया, ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही ये प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो गया है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही मिलियन ऑफ उगोनिया जो है, ठीक है, इस टाइम पर ही क्या चीज,
मिलियन ऑफ oogonia जो है ये फॉर्म हो जाते हैं। मीन्स यदि बेबी बॉर्न हो गई तो उसके बाद कोई भी उगोनिया, किसी भी टाइप का उगोनियम का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ गए? मीन्स जो उगोनियम का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही फॉर्म हो रहा है। तो उगोनिया का मल्टीप्लिकेशन होता है जिससे प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होता है। और प्राइमरी oocytes जो है, उगोनिया मतलब क्या होता है बेटा, जो एग रहता है ना, एग के फॉर्मेशन के पहले, जैसे हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनियम का जो स्टडी किए थे, स्पर्मेटोगोनियम का जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए थे, तो स्पर्मेटोगोनियम की जो स्टडी किए तो वो क्या था, एक स्टेम सेल जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा था। ऐसे ही oogenesis की जो प्रोसेस है जो जहां से स्टार्ट हो रही है, तो जो स्टेम सेल होता है उसे oogonia कहेंगे। ठीक है, ये इनहिबिट नहीं होता बेटा, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो हम देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये याद रखो कि oogenesis का प्रोसेस जो होता है, ठीक है, क्या चीज, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन और मैच्योरेशन। तो ये जो स्टार्ट हो रहा है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें मिलियन ऑफ oogoनियम जो है ये फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, मिलियन ऑफ oogonia जो है क्या हुआ है, फॉर्म हो गया। मींस आफ्टर दी, क्या कह सकते हैं हम लोग, आफ्टर द बर्थ किसी भी टाइप का oogoनियम फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखो ये ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस डायग्राम को मैं इधर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। ये ओवरी हो गया, ओवरी का अंदर वाला ये वाला जो पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ये हो गया मेडुला, और ये सराउंडेड वाला पार्ट क्या हो गया, कॉर्टेक्स। दिख रहा है बेटा, कॉर्टेक्स और अंदर का मेडुला। तो कॉर्टेक्स रीजन जो है यहां पर ऐसे बहुत सारे, क्या कह सकते हैं, यहां पर ये जो है मिलियन ऑफ oogoनियम जो है ये क्या है, ये फॉर्म हो गए। यही वाला डायग्राम जो है बेटा ये समझा रहा हूं, बट मैं थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको समझे। ठीक है, आउटर रीजन कॉर्टेक्स हो गया, इनर पोर्शन मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स रीजन जो होता है, ये वाला जो पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है कॉर्टेक्स, और ये वाला जो पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, मेडुला। ठीक है, तो ये जो कॉर्टेक्स और जो मेडुला रीजन जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको यदि देखा जाए तो oogonia जो है ये कहां पर प्रेजेंट है। फोन आ रहा है, किधर है फोन तुम्हारा? ओके, यहाँ पे देखिए बेटा क्या चीज, ये वाला जो पोर्शन आप जो देख रहे हैं येलो कलर में मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया, ये क्या है, हेलो, ये है oogoनियम, जिसे क्या कहते हैं, स्टेम सेल। प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा इसका, ये हो गया oogoनियम, जो कि डिप्लॉइड रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, oogonia या oogoनियम एक ही टर्म है। ठीक है, ये एक स्टेम सेल है जिसमें कंटिन्यूअसली डिवीजन का कैपेसिटी जो है देखने को मिलेगा। हमेशा सेल्स जो है क्या होंगी, डिवाइड हो सकती है, लेकिन देखिए हमेशा नहीं, ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही। अभी देखो हम लोगों ने क्या देखे, स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने जो स्टडी की है, क्या चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हमने जो यहाँ पर स्टडी की है, तो उसमें जो स्पर्मेटोगोनियम सेल से कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है, बट ये oogoनियम सेल्स का डेवलपमेंट ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उस टाइम पे ही होगा। हो गया। अब न्यू oogoनियम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये जो oogoनियम फॉर्म हो गए इसमें होता है अभी माइटोसिस। ठीक है, ये जो oogoनियम है यहां पर अभी क्या होगा, इसमें होता है माइटोसिस। अब माइटोसिस के बाद क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी oocytes। ठीक है, माइटोसिस के बाद यहां पे क्या फॉर्म होता है, प्राइमरी oocytes। और प्राइमरी oocytes का प्लॉइडी लेवल जो है ये भी क्या रहेगा, डिप्लॉइड ही रहेगा। ठीक है,
क्या चीज रहेगा, प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड। ये देखो यहाँ पे ये जो फॉर्म हो गए, ये रेड कलर में जो यहाँ पे ड्रॉ किया, ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes में अब यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट जैसे स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद ये सस्पेंड हो जाता है प्रोफेज 1 में। ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, देन स्टार्ट होने के बाद सस्पेंड, सस्पेंड में हम कह सकते हैं, ठीक है, रुक गया, अरेस्ट हो गया। ये कहां पे अरेस्ट हुआ, प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। कहां पे सस्पेंड हो गया ये प्रोफेज फर्स्ट स्टेज जो होती है उस टाइम पे यहां पर ये होता है सस्पेंड। इतना समझ में आया बेटा आप लोगों को, इतना पार्ट क्लियर हुआ मैंने क्या एक्सप्लेन किया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा होता है वैसा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस से प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है और वहीं पे एंड हो जाती है, बट फीमेल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीमेल में ऊगोनिया का फॉर्मेशन हुआ, ऊगोनिया फॉर्मेशन होने के बाद प्राइमरी क्या है, oocytes का फॉर्मेशन होता है, फिर वहां पे मियोसिस जैसे स्टार्ट होता है तो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। देन बेबी अभी क्या होगा, डिलीवर हो जाएगा, बेबी यहाँ पे डिलीवरी हो गई। देन डिलीवरी के बाद फाइनली क्या होता है, उसके बाद ये अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट हो गया, पार्टुरेशन हो गया, फिर 12 से लेके 13 ईयर प्यूबर्टी तक के ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, वो सस्पेंड हो जाएगी वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्रोसेस होके सस्पेंड हो गया। देन इसके बाद ये इधर का जो इवेंट था, ये जो था ये था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला स्टेज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद अब यहाँ पे पार्टुरेशन हो गया। पार्टुरेशन जानते हो क्या होता है, चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद अब यहाँ पे फीमेल गर्ल जो है जब तक के प्यूबर्टी वाली स्टेज तक के नहीं आती, यहाँ पे ये प्रोफेज 1 पे ये वाली जो स्टेज है ये सस्पेंड ही रहने वाली। पढ़ के आए होंगे तो अच्छे समझेगा। मीन्स 12 से लेके 13 ईयर की एज तक के यहाँ पे ये प्रोसेस रुका हुआ रहेगा, कोई भी एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी तो होगा बट डिवीजन यहाँ पर नहीं होगा। मीन्स मियोसिस 1 जो है वो अरेस्ट हो गया है, ओके। और मिलियन ऑफ ऊगोनियम का जो फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था, तो ये मिलियन ऑफ ऊगोनियम जो होता है ये प्यूबर्टी की एज तक के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और ओनली 60,000 से लेकर के 80,000 ऊगोनियम ही जो है प्यूबर्टी की एज तक के वहां पे रहते हैं। 60,000 से लेकर के 80,000, जिससे हम क्या कहते हैं, फॉलिकल। ये हर एक ओवरी में, ईच ओवरी ये प्रेजेंट होंगे। ये फॉलिकल क्या है अभी आप ये समझ लो। फॉलिकल कुछ नहीं बेटा, जो हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किए, ये जो ऊगोनियम जो कि प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हुआ है, तो ये जो प्राइमरी oocytes में जब कन्वर्सन हुआ तो ये प्राइमरी oocytes जो है इसके सराउंडेड ऐसी कुछ लेयर्स ऐसी फॉर्म होने लग जाती, क्योंकि ऐसे बैठा नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ हरकत करते रहता बेटा, वहां पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसमें होती। तो इस तरह से यहाँ पे ये ऐसी आउटर मोस्ट सराउंडेड एक लेयर फॉर्म होती है जिसे ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स ये फॉर्म होती है। मीन्स यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, फॉलिकल कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब आप यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे जो फॉलिकल्स आपको दिख रहा है, ये प्रीमोडियल फॉलिकल, ये ऐसे बेटे, ये ऐसा ये मूवमेंट नहीं है यहाँ पर, ये इसका स्टेज है। यहाँ पर ये फॉलिकल कैसे डेवलप होता है इसको आप एक सिंगल ओवरी में आपको ये समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज, ये जो हम oogenesis का प्रोसेस जो देख रहे हैं,
तो oogenesis, जेनेसिस मीन्स क्या होता है, देखो दो टर्म आपको दिख रहे हैं, एक तो ऊ और एक जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन, और ऊ मीन्स होता है ओवा, इसी को क्या कहते हैं, एग। एग का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओके, अब टाइम मेरे पास बहुत कम है, इसलिए मैं इन शॉर्ट आपको एक सिंपल कंसेप्ट जो है आज सिर्फ इतना समझाऊंगा, और आगे का पोर्शन हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो बेटा, ये ओवरी है, ठीक है, राउंडेड नहीं होता है, मैं सिर्फ ऐसा समझाने के लिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो ओवरी आपको जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से ये जो है ये ओगोनियम है जो कि डिप्लॉयड है। कैसा है, डिप्लॉयड है। सबसे पहले इसमें हुआ क्या चीज, माइटोसिस। माइटोसिस के बाद इसने क्या फॉर्म किया, प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हुआ, मींस ये जो है ये माइटोसिस करके इस तरह से प्राइमरी oocytes फॉर्म हुआ। म्यूसिस 1 यहां पर स्टार्ट हुआ, म्यूसिस 1 जो है ये स्टार्ट हुआ, देन अरेस्ट भी हो गया। अरेस्ट कब हुआ, म्यूसिस 1 का फेज 1 जो स्टेज होता है उसमें ये क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट हो गया, ये प्राइमरी oocytes डिप्लॉयड है, और अरेस्ट हो करके ये प्राइमरी oocytes जो होता है ये कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक के, प्यूबर्टी के एज तक के ये ऐसे ही रहेगा। अभी प्राइमरी oocytes जो है इसमें कुछ एक्टिविटी, कुछ हरकत देखने को मिलेगी, मींस इसके सराउंडेड इस तरह से ये ऐसा एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो डेवलपमेंट जो होता है, तो ये डेवलपमेंट मींस इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ये जो फॉर्म कर रहा है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या फॉर्म कर रहा है ये, प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, फिर प्राइमरी फॉलिकल का जब डेवलपमेंट होता है तो सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद फिर और डेवलप होगा तो फिर क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल्स। इस तरह से डेवलप होते हैं, लेकिन ये डिवीजन के बाद होता है बेटा। ठीक है, जब म्यूसिस 1 अरेस्ट हुआ है तो फिर ये आगे चल के कंटिन्यू होता है, और कंटिन्यू होने के बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को फॉलिकल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ओवरी है, ओवरी में ये जो है प्राइमरी फॉलिकल को प्रीमोर्डियल फॉलिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ये वाला आप जो देख रहे हैं ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये सराउंडेड देखो फॉलिकुलर सेल्स दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, ये अंदर प्राइमरी oocytes है, फिर ये आगे और डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होते होते फिर ये सेकेंडरी oocytes बना। कंप्लीटली जब डेवलप होता है तो ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ग्राफियन फॉलिकल्स का जब फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है ओवम, और रिमेनिंग जो बॉडी रहती है वो क्या कहलाता है, कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। सिर्फ मैं ऐसे ही थोड़ा सा सीक्वेंस आप लोगों को समझा रहा हूँ बेटा, अभी सिर्फ और सिर्फ एक जनरल सा जो सीक्वेंस है सिर्फ उतना ही पार्ट में अभी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज टाइम अभी हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, और लिमिटेड टाइम में सारी चीजें पॉसिबल नहीं है कि सारा पार्ट में अभी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो प्रोसेस है ये होते कैसी है ये आप लोगों को समझ में आ गया तो सारी चीजें जो है समझने में आपको आसानी होंगी। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया। चलो अगेन एक बार हम ओवरव्यू देखते हैं, जिसमें ये एक्चुअली ये जो प्रोसेस हुई है ये कैसे हुई है ये आपको समझेगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये कैसे हुआ है ये आपको समझेगा। तो बिफोर द बर्थ और आफ्टर द बर्थ क्या क्या हो रहा है ये देखिए बेटा। सबसे पहले तो उगोनियम जिसमें माइटोसिस का प्रोसेस हुआ, प्राइमरी oocytes बना, डिप्लॉयड रहेगा, अरेस्ट होता है प्रोफेज 1 में। ये बर्थ के पहले का स्टेज है ये वाला। अब बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद मियोसिस जो है ये कंटिन्यू रहेगा। मियोसिस कंटिन्यू होने के बाद आफ्टर द प्यूबर्टी,
आफ्टर द प्यूबर्टी मीन्स कब की बात हो रही है, 13 ईयर के बाद की बात हम कर रहे हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो गई है तब का ये इवेंट है। तो इस टाइम पे मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, और जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो इसमें बेटा 2 अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि देखो 1 सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बट ये जो 2 सेल्स जो फॉर्म हो रही है वो दोनों इक्वल नहीं रहती। एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे पोलर बॉडी कहते हैं, और एक सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होने के बाद फिर यहाँ पे मियोसिस 2 जो है ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहां पर अब यहां पे आने के बाद मियोसिस 2 जो है, यहां पर अभी मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टार्ट होने के बाद मेटाफेज 2 स्टेज में ये फिर से अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट हो गया बेटा। अब ये कब तक के अरेस्ट रहेगा, जब तक कि स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज ना करे तब तक के ये अरेस्ट रहेगा। देन ओव्यूलेशन हो गया, स्पर्म का एंट्री हुआ, स्पर्म की एंट्री के बाद सेंट्रियोल्स आते हैं। याद है मैंने आपको कल सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्लीवेज में हेल्प करता है, याद आ रहा है। तो ये देखो स्पर्म जैसे ही इस सेकेंडरी oocytes के साथ मीट करता है तब मियोसिस जो है 2 जो है, जो कि अरेस्ट हुआ था मेटाफेज 2 स्टेज में, ये कंटिन्यू होता है। देन ये फर्टिलाइज एग जो है ये प्रोड्यूस होता है, और सेकंड पोलर बॉडी यहाँ पे फिर से फॉर्म होती है। तो देखो एक यहाँ पर पोलर बॉडी बन रहा है और ये यहाँ पर पोलर बॉडी बन रहा है जो छोटी रहती है, समझे। हर एक उगोनियम बेटा माइटोसिस करता है। हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलियन ऑफ उगोनियम फॉर्म होते हैं, और उसके बाद फाइनली क्या होगा, लास्ट स्टेज के बाद क्या कह सकते हैं, सिर्फ 80,000 उगोनिया ही जो है वो रह पाते हैं सिंगल ओवरी में, बाकी सारे के सारे डीजनरेट एंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये इवेंट कुछ इस तरह से होता है बेटा। ये सारी चीजें आपको एक सिंगल लेक्चर में नहीं समझेगी, आज टाइम कम है। ठीक है, ये वाला पार्ट में आगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करूंगा, और यहीं से प्रोसेस फिर से स्टार्ट होंगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और oogenesis का प्रोसेस कैसे होता है, ये हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, नहीं बेटा ये कैसे होता हम देखेंगे। ये जो हार्मोन जिस उगोनिया के पास पहुंचा, क्योंकि हार्मोन तो लिमिटेड सीक्रेट होगा ना, वो एक साथ सारे हार्मोन सारे उगोनिया को थोड़ी दे देगा। ठीक है, एक उगोनियम एक ओवरी एक टाइम पे मेच्योर करता है। ये टोटल हार्मोनल इम्बैलेंस और बैलेंस के अकॉर्डिंग सिस्टम ये काम करता है बेटा। आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें हैं, आगे मजा, वेरी गुड ग्रेट। ओव्यूलेशन का एनिमेशन हमें देखना है, ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे वो सारी चीजें। बट फिलहाल ये वाला बेटा पार्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंगल लेक्चर में नहीं समझेगा, बट आज के इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो। oogenesis की प्रोसेस जो है और मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 से 4 बार बेटा आप लोग देख लेना। ओके, 3 से 4 बार जो है आप लोग इस पार्ट को रिवाइज कर लो, जिसमें कल जब हम ये पोर्शन आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको हर चीज बहुत अच्छी तरह से समझेंगी। ओके, चलो एंड करें फिर आज का क्लास। गणेश बेटा टेक्स्ट कर देना मुझे। ओके, थैंक यू। आई होप आज का लेक्चर बहुत ही एसेंशियल और हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। ठीक है, मिलते बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे बेटा।